हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवम स्टडी नॉलेज। स्टूडेंट 1 मार्च को आप लोग पेपर देने वाले हैं क्लास 12 नागरिक शास्त्र का। तो आपके लिए 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए नागरिक शास्त्र का एक वायरल पेपर लेकर आया हूँ। स्टूडेंट जितने भी स्टूडेंट 1 मार्च को पेपर देने वाले हैं और उनका टारगेट है नागरिक शास्त्र में इस बार का 95% फोड़ना, तो बिल्कुल सही वीडियो पर आया हूँ स्टूडेंट, क्योंकि मैं इस वीडियो में पूरे पेपर का आप लोगों को सोल्यूशन देने वाला हूँ। नागरिक शास्त्र का आपका पेपर इसी तरीके से 1 मार्च को आएगा और पूरा क्वेश्चन इसी तरीके से दिया होगा। इंपॉर्टेंट वीडियो है आप लोगों के लिए, तो वीडियो को लास्ट तक देखना मत भूलिएगा। यहाँ पर देखिए 300 ये कोड है, अनुक्रमांक यहाँ पर लिखा गया है और नाम मेरा था, मैंने नाम अपना लिख दिया। आपका जो नाम होगा यहाँ पर आप अपना नाम लिख लीजिएगा। 2025 का पेपर है नागरिक शास्त्र का। पेपर कोड आप देख सकते हैं 590 DH ये पेपर कोड है। उसके बाद में 1 मार्च को आपका पेपर होने वाला, इतना तो आपको पता ही है। पूर्णांक आप लोगों का जो होता है 100 नंबर का पूर्णांक होता है। समय आप लोगों को दिया जाएगा 3 घंटे 15 मिनट। हर एक सब्जेक्ट में यही समय दिया जाता है। निर्देश में देखिए सबसे पहला पॉइंट है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ना है। आपको 15 मिनट दिया जाएगा पेपर को पढ़ने के लिए, तो पढ़ लीजिएगा। दूसरा पॉइंट है कि सभी प्रश्न अनिवार्य है। इस पेपर में जितने भी प्रश्न दिए हुए हैं अनिवार्य आपको करना पड़ेगा। तीसरा प्रश्न है पॉइंट है कि प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है। और चौथा पॉइंट है प्रश्न संख्या 11 से 20 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 10 शब्दों यानी एक वाक्य में देना है। पांचवा क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 21 से 26 तक लघु उत्तरीय प्रश्न 1 है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 50 शब्दों में देना है। और प्रश्न संख्या 27 से 30 तक लघु उत्तरीय प्रश्न 2 है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 100 से लेकर 125 शब्दों में देना है। 6 नंबर पॉइंट है प्रश्न संख्या 21 से 32 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 250 शब्दों में आप लोगों को देना रहेगा। और आखिरी पॉइंट है 7वां नंबर कि सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उसके सामने दिए हुए हैं, यानी जितने भी प्रश्न रहेंगे वो उसके अंक सामने दिए होंगे। जैसे बहुविकल्पीय के लिए 1 नंबर, फिर अति लघु उत्तरीय के 2 नंबर, उसी तरीके से मैं आगे आपको वीडियो में दिखाऊंगा। पेपर का जो पूरा पैटर्न रहेगा सेम टू सेम इसी तरीके से रहेगा। स्टूडेंट ये आप लोग नोट कर लीजिए दिमाग में। यहाँ पर देखिए नोट भी लिखा हुआ कि निम्नलिखित 10 प्रश्नों में से प्रत्येक की 4 विकल्प दिए हैं। इनमें से सही विकल्प चुनकर उसे अपनी जो उत्तर पुस्तिका यानी कॉपी में लिखना रहेगा। तो टोटल आपके 10 बहुविकल्पीय प्रश्न शुरुआत में पूछे जाते हैं नागरिक शास्त्र में। आप लोगों ने अच्छे से पढ़ाई की होगी तो आपको आता होगा, नहीं आता है तो आप यहाँ पर वीडियो देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए आपका नागरिक शास्त्र का कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश की सबसे बड़ी चुनौती क्या थी। देखिए भैया, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश की सबसे बड़ी जो चुनौती थी, हमारा जो भारत देश आज़ाद हुआ था वो 1947 में आज़ाद हुआ था। 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। 1 नंबर का क्वेश्चन है। और उस समय जो भारत की सबसे बड़ी चुनौती थी राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा, यानी सुरक्षा और राष्ट्रीय यानी पूरे भारत देश को एक करना, उसको एकता में बांधना। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की जो स्थापना हुई थी ये 1885 ईस्वी में हुई थी। दूसरे नंबर का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर बहुविकल्पीय का कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। तो भैया जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना था ये नेहरू महालनोबिश जो है मॉडल पर आधारित थी। तीसरे नंबर का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और इसी तरीके से आपको पेपर में यानी 1 मार्च को जो पेपर होने वाला है स्टूडेंट, उसी तरीके से यानी इसी तरीके से, और उसमें भी पेपर में पूरा क्वेश्चन इसी तरीके से रहेंगे। इसमें भी 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं और उसमें भी आपको 4 ऑप्शंस देखने को मिल जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है कि ताशकंद समझौता कब हुआ। तो ताशकंद समझौता 1966 में हुआ था। याद रखिएगा कि इनके बीच में हुआ था। शायद लाल बहादुर शास्त्री उस समय के प्रधानमंत्री थे और पाकिस्तान के जनरल अयूब खान थे उस समय के राष्ट्रपति शायद। आप लोग कमेंट में बताइएगा क्या मैं सही हूं या नहीं सही हूं, बिल्कुल करेक्ट आंसर बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन देखिए कि किस दशक को खतरनाक दशक कहा जाता है। यानी 1960 को कहा जाता है, 1970 को कहा जाता है, 1990 को या 1980 को। तो इनमें से 1960 को जो है खतरनाक दशक कहा जाता है। ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए किस राष्ट्रपति ने भारत में वर्ष 1975 में आपातकाल की घोषणा की थी। तो भैया भारत के जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे 1975 में तो फरुखदीन अली अहमद ने इंदिरा गांधी जी जो कि तत्कालीन प्रधानमंत्री थी, ठीक है, उस समय उन्होंने क्या आपातकाल की घोषणा की थी। कब की थी? 25 जून 1975 को। ठीक है। 6 नंबर का सी राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान की धारा 370 कब समाप्त की गई। देखिए 2019 में ये समाप्त हुई थी और 5 अगस्त, ठीक है स्टूडेंट, 2019 में शायद ये समाप्त की गई थी। क्या मैं सही हूँ तो जल्द बताइएगा कमेंट में। जी हाँ, 7 का भी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद में चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2019 के आम चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कुल कितनी संसदीय सीटों पर विजय प्राप्त की थी। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की यहाँ पर बात हो रही है और कब की बात हो रही है, 2019 की। ठीक है, तो ये 52 सीट हो जाएगी स्टूडेंट, यानी 52 संसदीय सीटों पर विजय प्राप्त की थी। तो 8वें का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस किस देश की खुफिया एजेंसी है। तो ये भैया काफ़ी स्टूडेंट को पता होगा, जैसे हमारे इंडिया का जो है रॉ है RAW, ठीक है, उसी तरीके से पाकिस्तान का है इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस खुफिया एजेंसी, पाकिस्तान की है। 1 नंबर यहाँ पर आपको मिल जाएगा। इंटर यानी आई, सर्विसेज और इंटेलिजेंस ISI। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन है कि श्रीलंका में बहुसंख्यक वर्ग कौन सा है। तो देखिए श्रीलंका में जो मैं बात करूँ स्टूडेंट, 1 अंक का एक क्वेश्चन से टोटल 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको पता ही होगा, शुरुआत में ही पूछे जाते हैं। लेकिन जो क्वेश्चन पूछा गया 10 नंबर कि श्रीलंका में जो बहुसंख्यक वर्ग कौन सा है, तो भैया सहेली वंश के वर्ग के जो लोग हैं यहाँ पर सबसे अधिक पाए जाते हैं। तो 10 नंबर का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलिए देख लेते हैं स्टूडेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि सेम टू सेम आपके पेपर में इसी तरीके से क्वेश्चन दिए होंगे। फर्क इतना रहेगा कि मैं आप लोगों को अति लघु उत्तरीय हो या लघु या दीर्घ उत्तरीय हो, सभी का मैं आंसर आपको बता रहा हूँ, लेकिन एग्जामिनर आपका आंसर नहीं देगा, वो आपका क्वेश्चन देगा, आपको आंसर खुद अपने से लिखना पड़ेगा। ठीक है, कॉपी में कैसे लिखना है वो भी मैंने तरीका वीडियो में आपको बता दिया है। ठीक है, अन्य वीडियो में वो भी देख लीजिएगा। फिलहाल चलिए देख लेते हैं एक एक करके सारे क्वेश्चंस को। टोटल 10 क्वेश्चंस ये भी होते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, कब और किसके नेतृत्व में चीन में साम्यवादी क्रांति हुई थी। यानी कब और किसके नेतृत्व में चीन में साम्यवादी क्रांति हुई थी, ये आपको बताना है। 2 नंबर का ये क्वेश्चन है आपका। इसका उत्तर देखिए स्टूडेंट, सन 1949 में माओ के नेतृत्व में चीन में साम्यवादी क्रांति हुई थी। यानी उस समय के जो माओ थे उसके नेतृत्व में चीन में साम्यवादी क्रांति हुई थी, और अभी भी चीन में जो है स्टूडेंट साम्यवादी क्रांति चलती आ रही है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए कि दक्षिण एशिया के 2 सबसे छोटे देशों का नाम बताइए। तो दक्षिण एशिया के आप लोगों को 2 सबसे छोटे देशों का नाम बताना है, जिसके लिए 2 नंबर दिया जाएगा। देखिए भूटान तथा मालदीव हो जाएगा स्टूडेंट, ये दक्षिण एशिया के 2 सबसे छोटे देश हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है कि निषेधाधिकार ब्रैकेट में देखिए वीटो पावर से आप क्या समझते हैं। ठीक है, 2 नंबर का ये क्वेश्चन है और आप लोगों को बताना है भैया कि वीटो पावर क्या होता है, इससे आप क्या समझते हैं, परिभाषा आपको देना है बेसिकली। इसका उत्तर देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्यों को निषेधाधिकार की शक्ति प्रदान की गई है। इसका तात्पर्य यह है कि यदि 5 स्थायी सदस्यों में से कोई एक सदस्य सुरक्षा परिषद में किए गए निर्णयों से सहमत नहीं है तो वो उस निर्णय को वीटो पावर के माध्यम से रद्द कर सकता है। यानी भैया 5 देश में कोई भी देश असहमत है, यानी भैया उस पर सहमत नहीं है, असहमत है, तो वो क्या है, वीटो पावर लगाकर वो 4 की बातों को रद्द कर सकता है। ठीक है, इसी को वीटो पावर कहा जाता है। वर्तमान में वीटो पावर किन देशों के पास है, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन, इन 5 देशों के पास वीटो पावर उपलब्ध है। तो 13 नंबर क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 14 नंबर यानी अति लघु उत्तरीय का 4 नंबर ही कहा जाएगा। तो 14 नंबर क्वेश्चन है कि BWC तथा CWC का पूर्ण रूप क्या है, इसके बारे में बताइए। 2 नंबर का ये क्वेश्चन है। इसका उत्तर देखिए, BWC यानी बेसिकली यहाँ पर फुल फॉर्म बताना है। ठीक है, BWC यानी बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन यानी जैविक हथियार संधि, CWC केमिकल वेपन्स कन्वेंशन यानी रासायनिक हथियार संधि। BWC 1972 में की गई और इस पर 155 से ज़्यादा देशों ने हस्ताक्षर किया था। यानी इसकी स्थापना 1972 में की गई थी स्टूडेंट, और इसमें 155 से ज़्यादा देशों ने यानी साइन किया हुआ है। ठीक है, और जबकि CWC 1992 में की गई इसकी स्थापना और 181 देशों ने हस्ताक्षर किए हुए हैं। तो ये 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है, यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, अंटार्कटिका प्रदेश में, यहाँ पर देखिए अंटार्कटिका प्रदेश पर संप्रभुता को दावा करने वाले 2 देशों का नामों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, अंटार्कटिका जो प्रदेश है इस पर संप्रभुता का दावा करने वाले 2 देशों का नाम उल्लेख करना है। तो एक आपका ब्रिटेन हो जाएगा, दूसरा अर्जेंटीना हो जाएगा भैया, जो कि अंटार्कटिका प्रदेश पर ये अपना दावा करते हैं कि भैया ये हमारे जो है टेरिटरी के अंदर लगता है या हमारा देश के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर, स्वतंत्रता के समय देशी रियासतों की कुल संख्या कितनी थी? यानी जो भैया भारत देश आज़ाद हुआ, स्वतंत्रता के समय जो देशी रियासत थे इनमें कुल कितनी संख्या थी? तो भैया स्वतंत्रता के समय देशी रियासतों की कुल संख्या 565 थी और 1947 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इन रियासतों को भारत में शामिल किया था। ठीक है, क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, 2 नंबर का है, आप लोग समझिए। 17 नंबर क्वेश्चन है कि सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? और यहाँ पर देखिए कुछ प्रमुख समाजवादी नेताओं के नाम लिखिए। यानी सोशलिस्ट जो पार्टी है इसका गठन कब हुआ और इसके जो प्रमुख समाजवादी नेता हैं इनके आपको नाम बताना है। ठीक है, 2 नंबर यहाँ पर आपको दिया जाएगा। इसका उत्तर देखिए, सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1948 में हुआ। आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया और अशोक मेहता कुछ प्रमुख समाजवादी नेता रहे हैं सोशलिस्ट पार्टी का। ठीक है, इसका गठन कब हुआ? 1948 में। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ठीक है, मैं एक एक करके सारे प्रश्नों को आंसर बता रहा हूँ। आप लोग क्या स्टूडेंट वीडियो को रोक कर भी सारे क्वेश्चंस के आंसर को नोट कर सकते हैं और याद कर लीजिए क्योंकि पेपर में आएगा और क्वेश्चंस को आप स्टूडेंट समझ भी लोगे तो आप अपने शब्दों में अच्छे से एग्जामिनर को समझा भी सकते हो। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन है, भारत में नियोजन के किन्हीं 2 उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, भारत में जो नियोजन है इनके किन्हीं 2 उद्देश्यों का आपको उल्लेख करना है। 2 नंबर यहाँ पर आपको दिया जाएगा। इसका उत्तर देखिए, भारत में नियोजन के 2 उद्देश्य इस प्रकार हैं। यानी जो 2 उद्देश्य हैं स्टूडेंट पॉइंट के थ्रू है। सबसे पहला है निर्धनता और बेरोजगारी दूर करना तथा कृषि एवं उद्योगों को समन्वित विकास करना। ये भारत के नियोजन के किन्हीं 2 उद्देश्यों का वर्णन करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 19 नंबर, ये देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है कि भारत चीन के संबंधों में खटास आने के 2 मुख्य कारण बताइए। यानी भैया दूरी बरतने के कोई 2 कारण बताइए। ठीक है, जिससे कि आपको 2 नंबर एग्जामिनर देगा। इसका उत्तर देख लेते हैं, भारत चीन के संबंधों में खटास आने के 2 मुख्य कारण निम्नवत हैं। यानी कुछ पॉइंट के थ्रू बताया गया है। देखिए सबसे पहला है चीन द्वारा 1950 में तिब्बत पर कब्जा करना। यानी चीन के द्वारा क्या है 1950 में क्या करना स्टूडेंट? तिब्बत पर कब्जा करना। ठीक है, और दूसरा है भारत द्वारा 1959 में तिब्बत धार्मिक नेता दलाई लामा को राजनीतिक शरण देना। तो भैया दोनों देशों से गलती हुई है और यहाँ पर देखिए चीन ने भैया 1950 में तिब्बत पर कब्जा कर लिया और भारत में जो तिब्बत के धार्मिक नेता है दलाई लामा, इनको क्या हिमाचल प्रदेश में शरण दे दिया भारत ने 1959 में। ठीक है, तो ये 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद में देखिए अब आपका एक और क्वेश्चन बचा है। ठीक है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न में मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है जो कि आखिरी अति लघु उत्तरीय का है। उसके बाद में हमारा लघु उत्तरीय फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएगा। देखिए शाह जांच आयोग का गठन कब किया गया और इसके अध्यक्ष कौन थे ये बताइए। इसका उत्तर देख लेते हैं। देखिए शाह जांच आयोग के अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश जे.सी. शाह, यहाँ पे देखिए जे.सी. शाह थे। इस आयोग का गठन 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने की थी। यानी जनता पार्टी की जो सरकार ने इन्होंने 1977 को की थी। तो 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है, यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट अब आ चुका है लघु उत्तरीय प्रश्न 1। देखिए लघु इसमें 2 टाइप के क्वेश्चंस आपके नागरिक शास्त्र में होते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा स्टूडेंट, आप लोगों ने निर्देश में ही पढ़ लिया होगा। ठीक है, इसमें देखिए 2 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, एक लघु उत्तरीय प्रश्न 2 होता है, एक लघु उत्तरीय प्रश्न 1 होता है। अब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है, मैं दोनों में आपको अंतर बता देता हूँ। देखिए एक होता है लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि 50 शब्दों में हमें इसके एक प्रश्न का उत्तर देना होता है। ठीक है, यानी 50 शब्दों में हमें एक प्रश्न का उत्तर देना है, जिसके लिए हमें एग्जामिनर 5 नंबर देगा। टोटल ये जो लघु उत्तरीय प्रश्न 1 है ये टोटल 6 क्वेश्चन आपके पेपर में दिए होते हैं। उसके बाद में लघु उत्तरीय प्रश्न 2 है, उसके ऊपर भी मैं आपके बताऊंगा जब आऊँगा उस क्वेश्चन के ऊपर। फिलहाल ये क्वेश्चंस देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है और कॉपी में आपको लिखना पड़ेगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 1974 की रेल हड़ताल पर प्रकाश डालिए। ठीक है, 1974 की जो रेल हड़ताल हुई थी इस पर आपको प्रकाश डालना है। ठीक है, 5 नंबर का एक क्वेश्चन है। इसका उत्तर देखिए, वर्ष 1974 में जॉर्ज यहाँ पे देखिए फर्नांडिस के नेतृत्व में रेलवे कर्मचारियों के संघर्ष से संबंधित राष्ट्रीय समन्वय समिति ने देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया। इस हड़ताल का आह्वान बोनस व सेवा से जुड़ी शर्तों के संबंध में सरकार से अपनी मांगों को पूर्ण कराने हेतु किया गया था। सरकार इन मांगों के खिलाफ थी। रेलवे कर्मचारियों, यहाँ पर देखिए ध्यानपूर्वक देखिएगा स्टूडेंट, रेलवे कर्मचारियों की इस हड़ताल से मजदूरों के असंतोष को बढ़ावा मिला। इस हड़ताल से संबंधित कई नेताओं को गिरफ्तार किया गया
गया और रेल लाइनों की सुरक्षा में सेना को लगा दिया गया। अंततः 20 दिनों के बाद ये हड़ताल बिना किसी समझौते के वापस ले लिया गया। तो 1974 में जो रेल हड़ताल हुआ था, यहाँ पर आप देख सकते हैं इन क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ठीक है, बाकायदा दिया हुआ है। आप वीडियो को रोक कर भी सारे क्वेश्चंस को नोट कर सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चंस के आंसर को। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 22 नंबर, हर क्षेत्रीय आंदोलन अलगाववादी मांग की तरफ अग्रसर नहीं होता, इस अध्याय से उदाहरण देकर तथ्य की व्याख्या कीजिए। ठीक है, यानी जो हर क्षेत्रीय आंदोलन है ये अलगाववादी मांग की तरफ अग्रसर नहीं होता। क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग पूछा गया है स्टूडेंट, इसका आंसर आपको 50 शब्दों में लिखना है, 5 नंबर दिया जाएगा। ठीक है, इसका उत्तर देख लेते हैं। देखिए, क्षेत्रीय आकांक्षाएं लोकतांत्रिक राजनीति का अभिन्न अंग है। क्षेत्रीय मुद्दे की अभिव्यक्ति कोई असामान्य अथवा लोकतांत्रिक राजनीति के दायरे से बाहर, यहाँ पर देखिए बाहर की घटना नहीं है। यहाँ पर देखिए जो बाकायदा बताया हुआ है कि राजनीतिक के दायरे से बाहर की घटना नहीं है, लेकिन हर क्षेत्रीय आंदोलन अलगाववादी मांग की तरफ अग्रसर नहीं होता। इसे निम्नलिखित उदाहरणों द्वारा समझा जा सकता है। यहाँ पर देखिए कुछ पॉइंट के थ्रू बताया गया है। सबसे पहला पॉइंट है, देश में भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग करते हुए जन आंदोलनों, यहाँ पर देखिए जन आंदोलन चलाए गए। मौजूदा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात ऐसे ही आंदोलन वाले राज्य हैं। देखिए आंदोलन में 1953 में यहाँ पे देखिए सबसे पहला जो है भाषा के आधार पर अलग राज्य बना था 1953 में। ठीक है, तो ये इसमें पहला पॉइंट है। इसमें दूसरा और तीसरा पॉइंट भी दिया हुआ है। देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के लोगों में भी चकमा, यहाँ पे देखिए चकमा शरणार्थियों को लेकर गुस्सा है। और तीसरा पॉइंट है इसमें, जो कि ये क्वेश्चन है ना आपका 22 नंबर, उसी का क्वेश्चन है कि पंजाब में उठा आंदोलन प्रदेश के लिए क्षेत्रीय स्वायत्तता की मांग से प्रेरित था, और यहाँ पे देखिए प्रेरित था, ना कि अलगाववादी राजनीति से। ठीक है, अलगाववादी राजनीति से। चौथा पॉइंट है, त्रिपुरा में भी यहाँ पे देखिए अप्रवास की समस्या का समाधान नहीं हुआ है, जिसके कारण वहाँ पर स्थिति गंभीर बनी हुई है। वहाँ पर स्थिति क्या बनी हुई है स्टूडेंट, गंभीर बनी हुई है। तो ये आप लोगों का 22 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया आप वीडियो को रोक कर भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 23 नंबर। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ऐसे 2 मसलों के नाम बताएं जिन पर भारत बांग्लादेश के बीच आपसी सहयोग है, और इसी तरह के 2 मसलों के नाम बताएं जिन पर असहमति है। यानी भैया 2 पर सहयोग भी है, ठीक है, सहमति भी है, और आपके 2 पर असहमति भी है। तो दोनों के बारे में बताना है। चलिए देख लेते हैं। 5-5 नंबर का एक क्वेश्चन से आप लोगों का स्टूडेंट। ठीक है, इसका उत्तर देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर भारत और बांग्लादेश, ठीक है, भारत और बांग्लादेश सहयोगी राष्ट्र रहे हैं। कई मुद्दों पर दोनों के मध्य मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं। बांग्लादेश की स्वतंत्रता में भारत मुख्य सहयोगी था। यानी भैया जो बांग्लादेश को स्वतंत्रता मिली थी, किससे मिली थी, पश्चिमी पाकिस्तान से। ये पहले पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, लेकिन 1971 में जो है पश्चिमी पाकिस्तान से इसको आज़ादी मिली और ये अपना नया देश बना लिया बांग्लादेश। ठीक है, इसमें देखिए इसीलिए भी भारत सदैव बांग्लादेश की सहायता करता रहा है। भारत ने बांग्लादेश को सहयोग दिया है। अब देखिए सहयोग के 2 मुद्दे यहाँ पर दिए हुए हैं। सहयोग के मुद्दे, भारत बांग्लादेश सहयोग के 2 मुद्दे निम्नवत हैं। सबसे पहला है, भारत बांग्लादेश के बीच गंगा जल बंटवारों से संबंधित फरक्का समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। दूसरा है, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, संगठित अपराध तथा मादक यानी शराब वगैरह जो द्रव्यों की तस्करी को रोकने के लिए संबंधित करार भी दोनों देशों ने किया है। उसके बाद में देखिए अब असहयोग के मुद्दे जो कि दोनों देशों के बीच असहमति है। ठीक है, यहाँ पर देखिए थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ स्टूडेंट ताकि आपको क्लियर दिखने लगे। ये देखिए भारत बांग्लादेश के बीच असहयोग के 2 मुद्दे निम्नवत हैं। सबसे पहला है भारत बांग्लादेश के मध्य चकमा शरणार्थियों की समस्या। दूसरा है बांग्लादेश और द्वारा, यहाँ पर देखिए बांग्लादेश द्वारा पूर्वोत्तर के आतंकवादियों को अपने यहाँ पनाह देना और उन्हें प्रशिक्षण देना। ये भैया 2 देशों के बीच असहयोग के मुद्दे हैं, जो कि काफ़ी क्या एक प्रकार से पेचीदा मुद्दे हैं, और इसको जितना जल्दी हो सके उतना सॉल्व किया जाए तो उतना ही बेटर रहेगा बांग्लादेश के लिए। ठीक है, भारत और बांग्लादेश के लिए। उसके बाद में देख लेते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। यहाँ पर देखिए 24 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के विषय में आप क्या जानते हैं, इसके बारे में बताइए। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1948 में शायद हुई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। यहाँ पर देखिए लिखा भी हुआ है भैया, मेरे बताने से पहले इसका उत्तर देखिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा यानी स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, उसके बाद में देखिए यहाँ पर और है आपका क्वेश्चन। देखिए
स्वास्थ्य से, देखिए स्वास्थ्य से तात्पर्य केवल बीमारी या दुर्बलता की अनुपस्थिति से ना होकर पूर्ण शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक कल्याण की दशा से है। जैसे राष्ट्रीय सरोकारों की स्वास्थ्य सेवा सुदृढ़ करने में सहायता देना, संकट काल में तकनीकी सहायता तथा सलाह देना, रोगों को दूर करने की योजनाएं बनाना तथा उन्हें यहाँ पे देखिए कार्यान्वित करना, अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य के मामलों पर अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय तथा करारों को प्रस्तावित करना, ये भैया विश्व स्वास्थ्य संगठन का काम है। ठीक है, अभी कोरोना आया था, आप लोग जानते होंगे ना भैया, कोरोना काफ़ी पूरे देश में एक प्रकार से हलचल मचा दिया था, काफ़ी लोगों की जान भी गई थी उससे। तो भैया उसमें जो सबसे ज़्यादा सहयोगी था वो विश्व स्वास्थ्य संगठन था। वो क्या है, पूरे देश में वो जानकारियाँ देते थे स्वास्थ्य से रिलेटेड। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आपको। उसके बाद में देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है, रियो सम्मेलन और इसको हम पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन आपका इस तरह से भी आएगा, घुमा फिरा देता है क्वेश्चन ना स्टूडेंट, आपको पता होंगे, आप लोग हमारे इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं। 5 नंबर का एक क्वेश्चन है, इसका उत्तर देखिए आपका 25 नंबर कि रियो सम्मेलन के क्या परिणाम हुए, क्वेश्चन पूछा गया है। इसका उत्तर देखिए, रियो सम्मेलन के निम्नलिखित परिणाम निकले, यानी कुछ पॉइंट के थ्रू बताया गया है। सबसे पहला देखिए, वैश्विक राजनीति के दायरे में पर्यावरण को लेकर एक सटीक रूप दिया गया। ठीक है, दूसरा है आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट छापी गई। तीसरा है विश्व के दक्षिणी हिस्सों में औद्योगिक विकास की मांग अधिक प्रबल है और रिपोर्ट में इसी हवाले से चेतावनी दी गई। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखिए, उत्तरी देशों की मुख्य चिंता ओजोन परत में छेद तथा वैश्विक ताप वृद्धि को लेकर थी, ये भी क्लियर होगा। चौथा पॉइंट देखिए, जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और वानिकी के संबंध में कुछ नियम निर्धारित किए गए। इसमें एजेंडा 21 के रूप में विकास के कुछ अन्य स्वरूप भी प्रस्तावित किए गए हैं। ठीक है, तो ये जो आपका 25 नंबर क्वेश्चन था कि रियो सम्मेलन से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में बताया गया स्टूडेंट, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसमें टोटल 4 पॉइंट हैं, जो कि 4 पॉइंटों को आप लिख दोगे तो आपका 5 नंबर पक्का है, कोई भी नहीं कट कर सकता, ये गारंटी है स्टूडेंट। ठीक है, उसके बाद में देखिए आखिरी क्वेश्चन से लघु उत्तरीय प्रश्न 1 का, इसके बाद में हमारा आएगा स्टूडेंट लघु उत्तरीय प्रश्न 2। मैं दिखा देता हूं आपको, तो इस क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं। और इस पेपर में जितने भी मैं क्वेश्चंस बता रहा हूं, आप लोगों से स्टूडेंट हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, इसको तैयार कर लीजिए। और मैं जितने भी वीडियो मॉडल पेपर से रिलेटेड लेकर आता हूं, वो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं। और टॉपिक वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट जाइएगा, चैनल पर विजिट कीजिएगा, आपको प्लेलिस्ट दिखेगा, वहाँ पर आपको एक दिखेगा क्लास 12 नागरिक शास्त्र 2025 की तैयारी का प्लेलिस्ट, वहाँ पर विजिट करेंगे तो आपको वीडियो कई सारे मिल जाएंगे नागरिक शास्त्र के ऊपर। ठीक है, जो कि 2025 की तैयारी के ऊपर बेस्ड है। 26 नंबर क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण क्यों आवश्यक है, संक्षेप में लिखिए। ठीक है, 5 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो वैश्वीकरण क्यों आवश्यक है इसके बारे में जान लेते हैं। इसका उत्तर देखिए, एक अवधारणा के रूप में वैश्वीकरण की मूल धारणा है प्रवाह। प्रवाह अनेक प्रकार के होते हैं, विश्व के एक भाग में विचारों का दूसरा भागों पर पहुंचना। ठीक है, पूंजी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर हस्तांतरण होना, पूंजी का एक से अधिक स्थानों पर अवगमन, वस्तुओं का एक से अनेक स्थानों पर पहुंचना तथा व्यापार एवं उत्तम आजीविका की खोज में विश्व के विभिन्न भागों में लोगों द्वारा अवगमन यह सर्वाधिक आवश्यक तथ्य है। ठीक है, तो ये आपका वैश्वीकरण क्यों आवश्यक है इसके बारे में बताया है। देखिए आप लोग हमारे मुंह से या हमारे मुख से सुनते होंगे ठीक ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है मैं बोलता हूँ, तो एक प्रकार से आदत हो गई, तो प्लीज़ आप लोग इसको इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, जो मैं ठीक ठीक बोलता हूँ ना, ठीक है, काफ़ी आदत हो गई तो आप लोगों को इरिटेट भी आप लोग हो रहे होंगे। तो ये 26 क्वेश्चन था, यानी 26 नंबर, टोटल 6 क्वेश्चन था लघु उत्तरीय का, ये मैंने बता दिया। अब चलिए देख लेते हैं अगला। देखिए स्टूडेंट, अब आ चुका है लघु उत्तरीय प्रश्न 2। देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न 2 क्या होता है मैं आपको बता दूं पहले। देखिए 4 क्वेश्चंस होता है लघु उत्तरीय प्रश्न 2, ठीक है, और आपके 4 क्वेश्चंस में और 4 क्वेश्चंस होता है, 6 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। इसका आंसर आप लोगों को 100 से लेकर 125 शब्दों में आपको इसका आंसर देना रहेगा कॉपी में। 6 नंबर का एक प्रश्न होता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, मैं आपको दिखा दूं लघु उत्तरीय प्रश्न 2 का। 27 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ स्क्रीन पर कि बांग्लादेश में लोकतंत्र पर एक टिप्पणी लिखिए। जो बांग्लादेश इसमें लोकतंत्र, इसके लोकतंत्र पर आपको एक टिप्पणी लिखना है डिटेल से, इसका भी आंसर मैंने दिया हुआ है कॉपी के वीडियो में। 28 नंबर क्वेश्चन है कि साक्षी, देखिए साक्षी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियों का सिद्धांत
जिम्मेदारियों का सिद्धांत किस क्षेत्र से संबंधित है, इसकी व्याख्या कीजिए। ये भी 6 नंबर का क्वेश्चन है। और 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, देश के विभाजन के बाद रियासतों ब्रैकेट में देखिए रजवाड़ों के एकीकरण पर एक निबंध लिखिए। ठीक है, रजवाड़ों के एकीकरण पर आपको एक निबंध लिखना है। ये भी 6 नंबर का क्वेश्चन है। 30 नंबर क्वेश्चन है कि आपातकाल की घोषणा के बाद, ठीक है, यहाँ पर देखिए शासन व्यवस्था में क्या परिवर्तन आए, इसके बारे में बताइए। तो टोटल आपके 6 का 6 12 17 18 6 के 24 नंबर आप लोगों को इस पर दिए जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके ये होते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न के। अब चलिए देख लेते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और ये पेपर में आपको कोई केवल दीर्घ उत्तरीय का 2 ही प्रश्नों का उत्तर देना रहेगा। ये देखिए 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत चीन संबंधों को सविस्तार समझाइए। आपको भारत चीन के संबंधों को सविस्तार समझाना है। 8 नंबर यहाँ पर दिया जाएगा। अथवा करके क्वेश्चन दिया हुआ है कि वर्तमान विश्व व्यवस्था के संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका का परीक्षण कीजिए। ठीक है, वर्तमान विश्व की व्यवस्था में आपको संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र के संघ की भूमिका का आपको परीक्षण करना है। और 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में पहले 3 आम चुनावों में कांग्रेस के प्रभुत्व के क्या कारण थे, इस काल में विपक्षी दलों की क्या भूमिका थी, इसके बारे में बताइए। ये भी आपका 8 नंबर का क्वेश्चन है। अथवा करके दिया हुआ है कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत, ठीक है, भारत की प्रमुख चुनौतियां क्या थी, उनमें से किन्हीं 2 चुनौतियों के समाधान के लिए उपाय किया, यानी जो उपाय किए गए वो क्या किए गए ये बताना है। तो आपको पेपर में केवल 2 ही प्रश्नों को करना है, लेकिन ये चारों प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। इसका आंसर चाहिए तो वीडियो आप कॉपी वाला हमारा वीडियो देख लीजिएगा। आप यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा कि नागरिक शास्त्र की पूरी कॉपी कैसे लिखें बाय शिवम स्टडी नॉलेज, आपको मिल जाएगा। ठीक है, मैंने पूरे का सोल्यूशन दिया हुआ है, उसमें मैंने ये तरीका बताया कि कॉपी कैसे लिखना है। ठीक है, तो फिलहाल स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सारे क्वेश्चंस को बता दिया है नागरिक शास्त्र के, और आप लोगों का पेपर होने वाला 1 मार्च को। उसके लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से जाइए पढ़कर, ठीक है, और अच्छा नंबर अच्छा स्कोर कीजिए नागरिक शास्त्र में। ठीक है, क्योंकि नागरिक शास्त्र मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है और उसमें मैंने बहुत जी जान से पढ़ाई यानी तैयारी करवाई है आप लोगों की। काफ़ी सारे वीडियो आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगे। फिलहाल स्टूडेंट आज की इस वीडियो में इतना ही था। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को 2 लोगों के पास जरूर शेयर कीजिए, और चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।